अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 39 स्टार्ट हो गया है जी हमारा, और माशाल्लाह से पूरे 5 बच्चे इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम पढ़ाऊँ, लेकिन लेक्चर आज बहुत इम्पोर्टेंट है, मेन लेक्चर है। सबसे पहले होमवर्क वाला क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। सेम क्वेश्चन जैसा कल किया था क्लास में, बहुत तफसील के साथ किया था, तसल्ली के साथ किया था, वही सवाल आपके सामने मौजूद है। इसको यहीं कर लेते हैं मेरे ख्याल से, ताकि वक्त ज़रूरत सनद रहे और काम आए जी। रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 18, 19, 20। सॉरी यार, ये तो सवाल लंबा है। चलो, अज्यूमिंग लाइफ ऑफ बिल्डिंग इज 10 ईयर्स एंड लोन इज रीपेबल इन 2000। इसमें आपको नहीं उलझाया जा रहा, देख रहे हैं ना आप, लेकिन तैयारी आपको करा दी है। पास पेपर के सवालों में जाएंगे ना जब, तो लोन किस्तों वाले होंगे, फिर बैलेंस शीट अगर मांग लेगा, वैसे तो मैं करवाता रहूँगा बैलेंस शीट, लेकिन सवाल की रिक्वायरमेंट को ज़रूर पढ़ा करो। खुदा के लिए सवाल की रिक्वायरमेंट को पढ़ा करो। फेल होने वाले कुछ बच्चों से मैंने पेपर सॉल्व करवाए और मैंने देखे, उन बच्चों ने, अब उन्होंने कहा हुआ है कि आपने स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी बनानी है। आइए, सेट का एक टॉपिक है, वो हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। उन्होंने इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट भी बना दी है साथ, और चेंज इन इक्विटी भी बनाई हुई है। टाइम ज़ाया होता है। रिक्वायरमेंट को ध्यान से पढ़ा करो, समझा करो। इसीलिए हमेशा कहता हूँ सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ो जी। तो इनकम स्टेटमेंट बनानी है, बैलेंस शीट बनानी है। सवाल को देखते हैं। लोन ऑब्टेन हुआ यकम मार्च को, काम स्टार्ट हुआ यकम मार्च को, पहली पेमेंट भी हुई यकम मार्च को, यकम जून को दूसरी, यकम नवंबर को तीसरी। कंस्ट्रक्शन इज कम्प्लीटेड ऑन यकम नवंबर। लोन अमाउंट इज 80,000। इंटरेस्ट इज पेएबल एट 12% पर एनम। ये पेएबल का मतलब बताया था कल। इसका मतलब होता है एग्रीमेंट करते हुए ये बात तय हुई है। ये ना समझ लेना कभी कि इंटरेस्ट हर साल पेएबल होता है, यानी कभी भी पे नहीं करना। हर साल के एंड पे इंटरेस्ट पेएबल, फिर अगले साल भी पेएबल, फिर अगले साल भी पेएबल। एक्रूअल की एंट्री है ना करी जाना। इस जुमले का मतलब ये होता है कि आपने बैंक के साथ जब लोन एग्रीमेंट किया तो उस वक्त बैठ के ये तय हुआ, ये पकड़ो 80,000 का लोन और इस पे 12% पर एनम इंटरेस्ट पेएबल होगा। ये तय हो गया। अब सवाल ने कोई बात नहीं ना की इससे हटके कि नहीं पे हुआ है, ऐसी कोई बात। तो नॉर्मल अजम्पशन फिर यही होती है कि जो तय हुआ था ड्यूली उसको फॉलो किया गया है, वो पूरा हुआ है, ठीक है। तो इंटरेस्ट इज पेएबल एट 12% पर एनम, ठीक है। अच्छा जी। प्रिपेयर बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है जी। तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं, और इसके अंदर दिमाग के अंदर चल रही है बात, क्या कुछ आ सकता है। जो पॉसिबली आ सकती है चीज़ें वो पहले लिख लिया करो, ताकि वो मिलती जाएं तो सवाल में करते जाओ। और जो बाद में निकल आएंगी, 2-2, 3-3 लाइनें आपने छोड़ी होनी है सवाल करते हुए, ठीक है, वो भी आप पूरी कर लोगे, ठीक है। तो क्या आएगा जी, इंटरेस्ट एक्सपेंस आ सकता है, लिख ले भाई, क्या हो गया तुझे। इंटरेस्ट एक्सपेंस आ सकता है, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस आ सकता है, और उसके बाद देखेंगे, उसके बाद 2-4 लाइनें खाली छोड़ देना, ठीक है। उसके बाद बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स की बात करें तो नॉन करंट एसेट में कुछ ना कुछ तो होगा ही। बिल्डिंग का, बिल्डिंग बनानी है, क्या लिखा हुआ सवाल में, कंस्ट्रक्शन, अच्छा फॉर कंस्ट्रक्शन नहीं लिखा। लोन अमाउंट, अच्छा ये छोटा सवाल है ना, बिल्डिंग ही है, वो छोटा सवाल है ना जी, जैसे क्लास में लिखवाया जाता है, ये लिखो, ये भी होमवर्क में कराना, या चलो अभी कर दो, इस तरह का सवाल है। तो जो कमी बेशी है मैं खुद बताता जाऊँगा, ठीक है। बिल्डिंग बनानी है हमने, और लोन भी बिल्डिंग के लिए स्पेसिफिकली हमने लिया है, ठीक है। लोन ऑब्टेन्ड, अच्छा, तो स्पेसिफिक लोन है, बिल्डिंग के लिए लिया है, तो बिल्डिंग या तो बन जाएगी या नहीं बनेगी तो वर्क इन प्रोग्रेस होगी। बहरहाल नॉन करंट एसेट में कुछ ना कुछ आएगा तो सही, ठीक है। तो जगह भी खाली रख सकते हैं, मैं बिल्डिंग लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि 11 वाला साल है पहला, 18 वाला साल है पहला, और उसमें ये कंप्लीट हो रही है। अच्छा, अगर नहीं होती कंप्लीट तो कोई बात नहीं, बिल्डिंग के आगे मैं यूँ लिख देता, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, काम हो जाना था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज़ हैं, इसके अंदर लोन आएगा जो कि
लॉन्ग टर्म लोन है। लॉन्ग टर्म क्यों है? 18 के अंदर ये लोन हमें मिला है, लिया है हमने, ठीक है, और कहीं जाके 25 में ये लोन वापस हो रहा है, लिखा हुआ है ना, रीपेएबल इन 25। तो ये क्या है? नॉन करंट, ठीक है। बहरहाल लॉन्ग टर्म लोन में लिख देता हूँ, और अगर किस्तों वाला होता तो उसमें से करंट नॉन करंट भी अलग अलग कर सकते थे, ठीक है जी। कौन कौन से साल का कहा गया है जी? 18 से 20 तक, 20, 19, वैसे इतने साल होने नहीं चाहिए, 2 ही होते हैं, चले खैर, प्रैक्टिस ही है। 18, ठीक है जी। और बैलेंस शीट एज ऑन बनती है यही 3 साल। इतना गुस्सा, ठीक है जी। तो काम शुरू करते हैं फिर। FAR 1 पढ़नी है आपने? जल्दी आओ, अभी अभी शुरू की है क्लास। अच्छा जी, अब ये तो हमारे सवाल की रिक्वायरमेंट हो गई, जो आपका पहला सफ़ा होगा, ऐसा ही है। दूसरे सफ़े पे आपने अब तरतीबवार चीज़ें शुरू करनी है, वर्किंग शुरू करनी है। बिल्डिंग बन रही है तो बिल्डिंग की कॉस्ट आपको चाहिए, जिसमें सबसे मेन चीज़ होती है मटेरियल, लेबर, ओवरहेड वगैरह, जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के नाम से आपको नज़र आती हैं, वो नहीं भूलनी, ठीक है। तो वर्किंग 1, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग अगर मैं निकालने लगूंगा तो इसके अंदर क्या नॉर्मल चीज़ें होती हैं जो आ सकती हैं, वो सारी लिखवा दो, प्रैक्टिस हो रही है अभी तो। पर्चे में तो सिर्फ वही लिखेंगे जो होगी। जी बोलें। कंस्ट्रक्शन कमिटमेंट फ़ी, यही तो मैं चाहता था कि आप बोलो। कमिटमेंट फ़ी, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, वो बोरिंग कॉस्ट्स हैं, बोरिंग कॉस्ट का हिस्सा बन के बिल्डिंग में आएगी। ये मैं इसलिए अलग करवा रहा हूँ कि कभी कभी सवाल के अंदर वो सिर्फ कॉस्ट ऑफ एसिड नहीं मांगता, कॉस्ट ऑफ एसिड नहीं मांगता, सिर्फ बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज मांग लेता है। तो जिस बच्चे ने लोन प्रोसेसिंग चार्जेस वगैरह को कॉस्ट ऑफ एसिड में डालने का सोच रखा है, वो फिर उसको बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज में तो नहीं डालेगा, तो ये गलती हो जाएगी। इसलिए इनको अलग अलग रखो कोशिश करके, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हैं, उसके बाद कोई IS 16 वाली मिलती जुलती कॉस्ट थी, परमिट कॉस्ट, परमिट फ़ी, मैप फ़ी, सर्वेयर फ़ी, कंसल्टेंट फ़ी। काफ़ी नहीं है, बस एक जैसी बोली जा रही हैं चीज़ें, एग्जाम्पल्स, ठीक है, बस काफ़ी हैं। और नई चीज़ क्या आई थी? बोरिंग कॉस्ट्स, ठीक है बच्चों। तो ये जो चीज़ें ऑलरेडी आपको ऐड होती नज़र आ रही हैं एसिड की कॉस्ट में, ये जो दोनों चीज़ें ऐड हुई हैं, ये ऐड करवाई थी IAS 16 ने, ठीक है। लेकिन ये जो नई चीज़ ऐड हुई है एसिड की कॉस्ट में, ये IAS 23 हम पढ़ रहे हैं बेसिकली, ये भी ऐड हो गया। यानी कि एसिड की कॉस्ट के अंदर परमिट फ़ी, मैप फ़ी, कंसल्टेंट फ़ी वगैरह के साथ साथ ही और भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट हो सकती हैं ना। तो ये आपने ज़मीन खरीदी है जिस पे बिल्डिंग बनानी है, तो उस बिल्डिंग के लिए परमिट, हाँ यही होता है, कोई लीगल फ़ीस पे कर दिया, कोई कंसल्टेंट कोई ऐसे आप बोल रहे हैं पे, तो जो भी पेमेंट्स होंगी जो ज़रूरी हैं इसको काबिल इस्तेमाल लाने के लिए, वो इसमें ऐड हो जाएंगी। और ये किसने कहा था हमें? IAS 16 ने। हमारा स्टैंडर्ड अभी जो कल शुरू हुआ है वो ये है, IAS 23, ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये कहता है बोरिंग कॉस्ट को भी एसिड कॉस्ट में ऐड कर दो, ठीक है। अब सवाल हमने पढ़ना शुरू किया तो सवाल में नज़र आया कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट्स की हैं 50, 20 और 10। 50 जमा 20 जमा 10, टोटल 1000 में कर रहे हैं। फिर अब हैं 80 रुपये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ गई। कोई मैप फ़ी सवाल में गिवन नहीं है, कोई कंसल्टेंट फ़ी गिवन नहीं है, लेकिन बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होने वाली होगी क्योंकि लोन लिया है, स्पेसिफिकली फॉर प्रोजेक्ट लिया है, बिल्डिंग लिया, और बिल्डिंग को बनने में अच्छा खासा अरसा भी लगा है। तो बोरिंग कॉस्ट के लिए हम एक वर्किंग किया करते हैं, वहाँ से हमें बोरिंग कॉस्ट मिलेगी, वो हम लिखेंगे यहाँ पर। तो कॉस्ट ऑफ एसिड मुकम्मल होगी जिसे हमने बैलेंस शीट में लेके जाना। तो इसका मतलब अगली वर्किंग की जो ज़रूरत हमें पड़ी है वो क्या है? बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड।
अच्छा जी, बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड हम निकालने चले हैं अब जिसके अंदर मैंने आपको कहा था 3 ही चीज़ें होंगी। अब यहाँ पे वो आना है, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस है या कमिटमेंट फ़ी है या कोई चार्जेस डिफरेंट किसी भी नाम से, लोन से रिलेटेड कोई भी चार्जेस बैंक ने ले लिए, ठीक है। तो लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, कमिटमेंट फ़ी, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस एटसेट्रा कर देता हूँ, यानी कि लोन से रिलेटेड कोई भी चार्जेस बैंक ले ले तो वो भी लोन के लेने की कॉस्ट है, यानी बोरोइंग की कॉस्ट है, जो कि हमारे सवाल में फ़िलहाल कोई नहीं, लेकिन अगले सवालों में आएगी, तैयारी कर रहे हैं। दूसरा, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन्स, यही हमने सीखा था परसों और कल ही सीखा था मेनली। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन्स, आज इंशाल्लाह वेला पड़ा होगा तो उसको इन्वेस्ट भी करेंगे, लेकिन फ़िलहाल कल वाला काम मैं अभी होमवर्क डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है जी। अब इसके लिए मुझे क्या चाहिए होता है, लोन की प्रिंसिपल अमाउंट तो है, इंटरेस्ट रेट तो वो है, लेकिन कितने अरसे का लोन कैपिटलाइज हो इसके लिए एक रूल पढ़ा था, ठीक है। तो देखो इधर 600,000 में चल रहा हूँ, 600 का लोन है, सॉरी 80 का, सिर्फ 80 का लोन है, इंटरेस्ट रेट कितना है 12%, ठीक है जी। अब आगे जो हमने मल्टीप्लाई करना है ना, कितने मंथ्स के साथ कितने मंथ्स का हो, ठीक है, वो अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है जी। अब इसके लिए हमने क्या रूल पढ़ा था, मैंने आपको कहा था जी, आपने 2 ब्रैकेट्स जेन में रखनी है, कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट और सिजेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट। कमेंसमेंट शुरू करो, सिजेशन रोक दो, ठीक है। कमेंसमेंट के लिए क्या कहा था, हाँ जी, वैसे तो हमने कल काफ़ी ज़ोर लगाया था, आज बच्चे भी नहीं है, मुझे मज़ा भी नहीं आ रहा, ठीक है, ऐसे जोश जज्बे में पढ़ाने का, लेकिन कल मैंने बच्चों को खुली छुट्टी दी थी कि आ जाओ मैदान में, अल्टीमेटली पहुंचे वहीं पे थे कि लेटर ऑफ वाला रूल जेन में रख लें, ठीक है। तो लेटर ऑफ लोन रिसीव्ड, वर्क स्टार्टेड और फर्स्ट पेमेंट, तो ये इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इसको ज़ुबानी की तरफ लेके जाएंगे, फर्स्ट पेमेंट, लेकिन फ़िलहाल लिखना है आपने जब तक कि मैं आपको मना ना कर दूं, ठीक है बच्चों। आपको मैं एक बात बताऊं, इस दफ़ा आई कैप ने जो बोरिंग कॉस्ट में से टेस्ट किया था ना सवाल, गालिबन 6 नंबर का था, उसमें आई कैप ने बोला ऐसे ही कि जी लोन ले रहे हैं स्पेसिफिकली फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट, क्वालिफाइंग एसेट है, ज़रा डेट्स के हिसाब से बताओ क्या क्या डिस्कशन करोगे आप। तो क्या बताना था, यही बताना था, हमने ये बताना था कि जी हमने इस सवाल को करना है, जब बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज वाली निकालनी है तो हमें जो है वो लोन रिसीव्ड की डेट चाहिए, हमें वर्क स्टार्ट होने की डेट पता हो, हमें फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट की डेट पता हो, वर्क कंप्लीशन की डेट पता हो, फिर हमें जो है वो ये पता हो कोई वक्त सस्पेंड तो नहीं, बीच सस्पेंशन अभी पढ़नी है, हमने सस्पेंशन तो नहीं आई, ऐसी 5-6 बातें लिखनी थी। अब बच्चे कह रहे हैं हमें समझ ही नहीं आई, हमने करना क्या है, तुम भी थे ना उनमें, ये लिखना था। अब जो इसको ध्यान नहीं ना देते, बात उस्ताद की बात मानने वाला ही कामयाब होता है, ये बता दूं, ठीक है। कोई उस्ताद की काम, ये उस्ताद का कमाल नहीं है, ये कोई अल्लाह की तरफ से निज़ाम ऐसा है, हम भी ऐसे ही थे, उस्ताद की बात पे ईमान ले आते थे बस, ठीक है, तो पास भी हो जाते थे। तो क्या कम अज़ कम मैं ये अगर 10 दिन टॉपिक चलता है ना, तो मैं 6 से 7 दिन बच्चों को कहता हूँ ये लिखो। अब जो बात मानते थे वो पास भी हुए, उन्होंने इसके अंदर ये 4-5 बातें भी लिख ली, सवाल रिक्वायरमेंट 2 दफ़ा पढ़ी, समझ आ गई, अच्छा डेट्स की बात कर रहा है तो डेट्स कौन कौन सी चाहिए होती हैं स्पेसिफिकली ज़रा, तो उसने वो डेट्स लिख दी। अब 6 में से 3-4 नंबर जिसने ले लिए, जिस बाकियों को नहीं बिल्कुल समझ आई, पूरे पाकिस्तान के अंदर सबसे बुरी परफॉर्मेंस जो है वो इन्हीं सवालों के अंदर थी, गवर्नमेंट ग्रांट वाले में हो गई और इसमें,
ठीक है, तो खैर मर्ज़ी आपकी है। जी हाँ, मतलब उसने कहा था बताओ, यही तो गड़बड़ है। 10 दिन लगा के टॉपिक किया, हमेशा उसने न्यूमेरिकली पूछा है, सवाल में मिक्स करके, कभी अलग से सवाल, इस बार अलग सवाल था, लेकिन उसने बोला ऐसे सिचुएशन बनाकर, ये सिचुएशन है और ज़रा डिस्कस कर दो कौन कौन सी डेट्स वगैरह या कोई इंपॉर्टेंट बातें जो आपको होनी चाहिए पता, जो बताई जाती हैं क्लास में, वो लिखनी थी। ठीक है ना, तो जो कहा जाए बेटा वो माना करो प्लीज़। जब आपके अच्छे के लिए सोच कर यहाँ पे काम करवाया जाता है, आपको फेल कराने के तरीके थोड़े ही सिखाए जाते हैं यहाँ पे। वर्क कंप्लीटेड, तो ये लिखते रहिए जब तक मैं ना कहूँ, बात और तरफ निकल गई। लोन रिसीव हुआ यकम मार्च 18, वर्क स्टार्टेड यकम मार्च 18, फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट भी यकम मार्च 18, और वर्क कंप्लीट हो गया यकम नवंबर 18 पर। तो कमेंसमेंट में तो कोई लड़ाई है ही नहीं, सेम डेट पर है सारा कुछ। तो यकम मार्च को इंटरेस्ट को एसिडी कॉस्ट में ऐड करना शुरू कर देंगे और 31 अक्टूबर तक करेंगे, यकम नवंबर यानी यकम नवंबर तक करेंगे। अब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर नहीं डाल देना बीच में, ठीक है। कितने मंथ्स बने, घर पे भी इतने ही बने थे, 8 मंथ्स। अब ये लिखना इसलिए ज़रूरी है कि ये रूल याद हो, स्टैंडर्ड का रूल है ना, इसीलिए देखो 5-6 नंबर बच्चों के तैयार हो गए इस अटैम्प्ट में। तो ऐसे भी हर, अब ये तो नहीं कि अब यही दोबारा आ जाना है, लेकिन हर जगह पे जो बात कही जाती है किसी वजह से कही जाती है, आपके फ़ायदे के लिए कही जाती है, तो करते रहा करें, ठीक है। अल्टीमेटली एंड तक जाते जाते, बिल्कुल एंड पे जाते जाते, मैं सवालों के अंदर ये डायरेक्ट भी आपसे करवाऊंगा, या और भी शॉर्ट सिर्फ डेट लिखने लग जाएंगे या फिर निशान लगाने लग जाएंगे, वो करेंगे, लेकिन तब जब मुझे महसूस हो जाएगा कि इन्होंने 6-7 दिन लिखा है लगातार, अब इन्हें ये याद हो गया। अब बाकी आपकी मर्ज़ी है, ट्राई करना अगली बार कर लें फिर जी। तो कितने मंथ्स, तो 8/12, ये तो पूरे साल का इंटरेस्ट है ना, 12% पर एनम है। तो ये 8/12 निकालने के लिए हमने वो छोटी सी वर्किंग की और हमारा इंटरेस्ट कितना आ गया, 6.4। उसके बाद मैंने कहा था इसमें एक आज इंशाल्लाह आएगी इन्वेस्टमेंट इनकम, जब ये वेला पड़ा होता है तो इन्वेस्ट करके कुछ इनकम कमा लेते हैं, वो यहाँ से नेट करेंगे, सिखाऊंगा आज, ठीक है। और तीसरी चीज़ होती है जनरल लोन पर इंटरेस्ट। जी, और वो हमारे पास फ़िलहाल है ही नहीं। देखें शायद आज जनरल लोन में ना ही कराऊं, लेकिन कहता तो मैं हूँ, बाद में फिर पता है जोशे खताबत में बंदा बोल जाता है ये बातें। और फिर जी 6.4 क्या है, वो बोरिंग कॉस्ट जो कैपिटलाइज हो सकती है। तो बाकी 4 महीने कहाँ जाएंगे, वो एक्सपेंस आउट होगी। तो ये मुफ्त के नंबर भी क्यों मिस करें, अभी लिख ही देते हैं। 80 है, सॉरी, ठहर वर्किंग की जगह बनाने दो। जी बच्चों 80,000 का लोन है, इंटू 12% इंटरेस्ट रेट है, और 2/12 क्यों, 4 महीने नहीं, 8 महीने कैपिटलाइज, 4 महीने प्रॉफिट एंड लॉस। भाई लोन जनवरी फरवरी में था ही नहीं, तो कौन सा इंटरेस्ट। तो मार्च में लोन आया और अक्टूबर तक का इंटरेस्ट उसका एसिड में चला गया, और बाकी नवंबर दिसंबर 2 महीने जो हैं जी। जी बेटा, तो उसमें कोई बेटा उसमें लोन नहीं था ना, उसमें लोन नहीं था तो इंटरेस्ट भी नहीं था। लोन होगा तो इंटरेस्ट होगा, क्या ख्याल है। मीटर ही आपका मीटर ही नहीं लगा हुआ वापडा का, आपको बिल आ गया होगा ऐसे जी 1.6। और अब एसिड की कॉस्ट तैयार हो गई 6.4 आकर यहाँ कितना हो गया 86.4। अब ये 86.4 बैलेंस शीट में चला जाएगा, लेकिन इसने आपको पता है डेप्रीशिएट भी होना है। क्या ख्याल है, 86.4 डेप्रीशिएट करना है। अब 86.4
कि लाइफ कितनी गिवन है सवाल में, 10 साल अज्यूम करो, 10 साल इसकी लाइफ है। कुछ बच्चे आ रहे हैं पैदल चल चल के माशाल्लाह जी। डिवाइड बाय 10 और 2 महीने ये चला, 2/12, 2 महीने चला ना, नवंबर और दिसंबर। तो ये डेप्रीसिएशन आ गई, कितनी आती है 144 ही ना। ओके, अब ये डेबिट एक्सपेंस डेबिट किया है तो यहाँ पे क्रेडिट भी कर दो, -1.44। जी फरमाएं, बुक वैल्यू भी बता दें अब। 84 किसी ने अगर 1000 में नहीं किया तो माजरत, उसका भी जवाब तो उसका 84,960 आ गया होगा। मसला क्या है, ठीक है। ऊपर मैंने लिखा नहीं है इन थाउजेंड्स, लेकिन किस में कर रहे हैं ये सवाल, रुपीज़ इन थाउजेंड चल रहा है ये सवाल, ठीक है। अच्छा, अब सवाल यहाँ पे ख़त्म हो गया, देखा जाए तो नई चीज़ जो थी वो ख़त्म हो गई, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग पूरी तरह से आपको मिल जाए उसके लिए। खैर सॉरी 1 मिनट, लोन तो भी रह ही गया। लोन कितना है, ये 80 का, और इंटरेस्ट पेएबल लिखा हुआ है। ये तो नहीं लिखा हुआ कि इस साल के एंड पे पेएबल नहीं होगा, बल्कि इस अगले साल के पहले दिन होना है। तो नॉर्मल इंटरेस्ट पर एनम पेएबल है तो बस पे होता रहेगा। खामोशी केस में यही है कि इस साल के एंड पर जो 10 महीने का इंटरेस्ट बनता है टोटल, वो बैंक को पे हो जाएगा। देयर इज़ नो पेएबल, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट अगला साल आया तो अगले साल में लोन अभी भी मौजूद होगा, अगले साल में भी लोन मौजूद है, तो इंटरेस्ट भी बैंक को देना पड़ेगा। अच्छा, लोन के बारे में क्या आर्डर हैं सवाल के, लोन कितना को पे हो जाना है इस साल में, इस साल में भी कुछ पे नहीं होना, यानी कि 18 में खड़े होकर ये सारे का सारा नॉन करंट है, कुछ भी करंट नहीं है। 19 में खड़े होकर भी ये सारे का सारा नॉन करंट है, कुछ भी करंट नहीं है। 20 में खड़े होकर भी ये सारे का सारा नॉन करंट है, कुछ भी करंट नहीं है। इसकी वजह यह है कि ये कहीं जाकर पे होना है 25 में, वो कह रहे हैं 25 ही लिखा हुआ है ना। लेकिन बैंक ने जो ये लोन दिया हुआ है इस पर इंटरेस्ट तो लेते नहीं रहना, तो 19 के साल का इंटरेस्ट कितना बनेगा, 80 इंटू, और कोई फ्रैक्शन फ्रुक्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पर पूरा साल 80 आउटस्टैंडिंग रहना है और पूरे साल का इंटरेस्ट भी बैंक को देना पड़ेगा, ठीक है जी। कितना, 9.6, ठीक है जी। अगले साल भी फिर सेम ही है, वर्किंग की ज़रूरत तो वैसे नहीं थी, लेकिन चलो 80 इंटू 12%, 9.6। तो ये वर्किंग शो करनी होती है ना एग्जामिनर को, ये मैंने इस तरतीब से की है। ये 9.6 का ये, इस 9.6 का ये, और इस 1.6 का ये, ठीक है ना। इस तरह से वर्किंग शो की है, आप भी कर दीजिएगा इसी तरह से। जी बच्चों, समझ में आती है बात। अच्छा कोई नहीं, वैसे तरतीब अगर आगे पीछे भी हो जाए तो आप इधर पहले वाला लिख जाएं तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं हो जाएगा, कोई बात नहीं, लिख ज़रूर देना बस। 80 इंटू 12% इंटू 2/12, ठीक है जी। और डेप्रीसिएशन अगले साल की, ये ऐसे होना है, वैसे ज़रूरी नहीं थी सबकी, लेकिन मैंने कर दी। पहले साल में कितने महीने चला था जी ये, तो 2 महीने की डेप्रीसिएशन आ गई 1.44। अगले साल में कितना, पूरा साल चला, डेप्रीसिएशन 8.64। उससे अगले साल में भी, तो सिर्फ ये दिखाने के लिए आपको कि अब एसेट आहिस्ता आहिस्ता डेप्सिट होता रहेगा, लोन अभी भी पड़ा है तो हर साल इंटरेस्ट आता रहेगा। सिर्फ पहले साल के अंदर ये लड़ाई थी। कल बच्चों को ये कन्फ्यूजन भी हो रही थी, सर लोन फिर कहाँ गया, वो लोन तो 5 साल बाद वापस होना है। तो ये जैसे मैंने मिसाल दी थी कि वो बिज़नेस ने कहा चलो यार ये बिल्डिंग बनाते हैं, पैसे लेके, लोन लेके, और फिर यहाँ कारोबार करेंगे, पैसे कमा के बैंक का लोन वापस कर देंगे। ये इस तरह से मामला चल रहा होता है। तो बिल्डिंग तो सारी बन गई, लोन तो 5 साल में वापस होना है। अगर लोन उसी वक्त वापस हो जाना था तो फिर अपने पैसे पड़े होने थे तो वेट कर लेते थोड़ा सा, फिर शॉर्ट टर्म होता है, इतने मामले भी ना होते जी। उसके बाद अगर बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग 86.4 -1.44 -8.64 भी कर सकते हो, पहले भी कई बार बताया। इस 84 को भी पकड़ सकते हो आसानी के लिए, तो 84 पॉइंट
96 माइनस 84.96 माइनस 8.64 जी कितना 76.32 और 76.32 में से फिर माइनस कर दो 8.64 67. किसी का सवाल बिल्कुल सही है तो वो हाथ खड़ा करें. किसने सवाल अटेम्प्ट किया था ये? किसका बिल्कुल सही है? अच्छा चले. किसने अटेम्प्ट ही नहीं किया था? और तुम्हारी FR1 की क्लास तो है ना? हाँ. CMA की पूरी क्लास में बैठा रहा बदतमीज़. क्लास के एंड पे कहता है मैं तो FR1 का स्टूडेंट हूँ. जी सही है. आज तो पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं. आज तो साकी भी छुट्टी पे है. मिस कर रहा हूँ आप लोगों को मैं. आप लोगों को नहीं, आप तो आ गए हैं. जो नहीं आए उनकी बात कर. जाओ जाओ. चले जी. चूँकि आप लोग पैदल चल चल के बड़ी मुश्किल से देर सवेर करके पहुँचे हैं तो अब हम आज वाला काम शुरू करते हैं. आप लोगों के इंतज़ार. तो टाइम थोड़ी बताना था, आज ऑनलाइन क्लास थी. तो कोई बात नहीं, आ गए हो ना. अब पढ़ाई शुरू होने लगी है. मुझे लगता है आज मैंने शाम को ही घर जाना है. FR2 की क्लास के वक्त में FR1 की रिकॉर्डिंग हो रही है. FR2 के टाइम में CMA की रिकॉर्डिंग चल रही थी. सुबह जब आया हूँ तो यहाँ पे उल्लू बोल रहे थे, बंदा ही कोई नहीं था. और ये भाई साहब अब आ गए हैं. कौन? कॉलेज वाले? हाँ ना यार, पाबंदी है, सख्ती है. अब आप लोग पता नहीं, जल्दी जल्दी क्लास ख़त्म कर दें, बच्चे आने लग गए हैं. अच्छा जी, ज़रा पढ़ें जी. क्या कहते हैं बोरिंग कॉस्ट की डेफिनेशन? पहले सफ़े के ऊपर चैप्टर के पेज नंबर 46 है. बोरिंग कॉस्ट आर इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट दैट एन एंटिटी इनकर्स इन कनेक्शन विद बोरिंग ऑफ फंड्स. अच्छा ये ज़रा पढ़िएगा, ठीक है? ये पढ़ के आना है आपने. ये डिब्बा लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 के अंदर ये मैंने आपको पढ़ाया है, पता लगे आपको. लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको ज़रा पढ़ के एक बार देखिएगा. मैंने कल फिर ये डिस्कस करनी है कौन सी चीज़ें क्वालिफाइंग एसेट हो सकती हैं, कौन सी नहीं हो सकती हैं. एग्जाम्पल 1 करके आनी है आपने. उसके बाद फिर बाकी मैं ख़ुद पढ़ाऊँगा साथ साथ, ठीक है? तो एग्जाम्पल 1 तक पहले सफ़े में. अच्छा जी, हम बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे थे. मैंने ये क्वेश्चन 1 आपको करवा दिया था, क्वेश्चन 2 करवा दिया था, 3 4 आपको होमवर्क 3 में होमवर्क में दिया था, हो गया था. चलो फिर 4 और 5 हैं. 5 कर लेते हैं. ऑन यकम जुलाई, पहले रिक्वायरमेंट पढ़ें. कैलकुलेट टोटल बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज एंड कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2017. अच्छा, उन्होंने अब सिर्फ क्या मांग लिया हमसे? बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज वाली वर्किंग, वो जो लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन, इंटरेस्ट एक्सपेंस, वो वाली वर्किंग मांगी है. और फिर कॉस्ट ऑफ एसेट मांगी है. तो पहले ये रिक्वायरमेंट एड्रेस करता हूँ मैं, उसके बाद फिर मैं एडिशनल रिक्वायरमेंट कोई डाल दूँगा आगे. या कहते हो तो अभी बढ़ा देते हैं, अभी बढ़ा लेते हैं. अलॉन्ग विद कैलकुलेट टोटल बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज एंड कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट फॉर द ईयर 30 जून 2017. ऑल्सो प्रिपेयर relevant extracts of profit and loss and balance sheet. बाद में लिखना होगा. relevant extracts of P&L and balance sheet for the
ईयर एंडेड वही वाला 30 जून 2017, ठीक है जी। चलो ऐड कर लिया हमने इसमें। ओके, अब अगर बैलेंस शीट बनानी है, एसेट की लाइफ भी दे देते हैं। अज्यूमिंग कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट की बजाय अब इसको भी बिल्डिंग कर दो, फिर बिल्डिंग, और बिल्डिंग ही है ऊपर वैसे। और अज्यूमिंग यूजफुल लाइफ ऑफ बिल्डिंग इज कितनी रखनी है? 8 ईयर्स। भाई की फरमाइश पे सिर्फ 8 साल बिल्डिंग यार, मैं तो सोचा था 20-25 साल बोलोगे तुमने बोला 8 साल। मिट्टी की बनाई है? अच्छा जी, चल ठीक है, अब भाई ने कह दिया तो कह दिया, अब भाई की बात मोड़ी तो नहीं जा सकती। अच्छा जी, ऑन यकम जुलाई 16, ओए मारे गए, 30 जून वाला सवाल आ गया। आधे तो यहाँ पे हवा निकल जाती है। ऑन यकम जुलाई 16, 30 जून 17 ईयर एंड है, तो यकम जुलाई 16 पहला दिन है इस साल का, पता है इस बात को? अगर साल 30 जून 17 पे एंड हो रहा है तो वो शुरू कब हो रहा है? यकम जुलाई 16 पे, जन। ऑन यकम जुलाई 16 आ मीडियम टर्म लोन, मेरा मूड ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आप लोगों के साथ, जितने ज़्यादा होगे और जितनी खामोशी से बैठोगे उतना अच्छा मूड होता जाएगा। और ऐसे ही बैठे, ओए होए बड़े मज़े आते हैं फिर क्लास पढ़ाने का। ऑन यकम जुलाई 16 a medium term loan of 2 million was obtained specifically for construction of the building. The construction work started on, कितने गया है वाला पेन? स्टार्टेड ऑन यकम जुलाई 2016। तो ये साथ साथ ही लिखना शुरू कर दिया करें, तो ये वर्किंग एम ए वर्किंग होती है, ठीक है, इसको कोई नंबर ना लगाया करें, ठीक है। और क्या करना होता है जी? कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट और सीजेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट लिखना है, पूरा पूरा लिखना है अभी आपने। बस ये कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन एक बार लिख लिया तो आप सिर्फ कमेंसमेंट सीजेशन लिख कर काम चला सकते हैं जी। यहाँ पर हम लेते होते हैं लेटर ऑफ लोन रिसीव्ड, वर्क स्टार्टेड और फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट, ठीक है जी। और सीजेशन हम कर देते हैं जब काम मुकम्मल हो जाए, वर्क कंप्लीटेड। और कल इंशाल्लाह सवाल करेंगे जब हमारे साल में वर्क कंप्लीट नहीं होगा, ईयर एंड पहले आ जाएगा, ठीक है ना। फिलहाल तो वर्क कंप्लीट हो रहा है हमारे सवालों में जी। लोन रिसीव, कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्टेड हुआ, वर्क स्टार्टेड यकम जुलाई 2016। द लोन ऑन यकम जुलाई 16 मीडियम टर्म लोन वाज ऑब्टेन्ड, तो ये भी मिल गई है जी हमें, यकम जुलाई 16। यार चलो, द लोन कैरिड मार्कअप ऑफ 10%, मज़ा ही नहीं आता ना ऐसे आसान सवालों में। 10% पर एनम। पेमेंट्स मेड टू कॉन्ट्रैक्टर वर एज फॉलोज, और कॉन्ट्रैक्टर को तो कंस्ट्रक्शन पेमेंट्स ही जाती हैं, तो पहली कंस्ट्रक्शन पेमेंट भी यकम जुलाई। तो हमारी कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन की डेट क्या बन गई? यकम जुलाई। फिर ये 4 पेमेंट्स की हैं जनाब हमने। अच्छा, मिलियन में काम चल रहा है, सुभान अल्लाह। तो ये 4 पेमेंट्स कर दी और प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया 31 मार्च 17। और ये तो अगले साल में चला गया, हमारा साल तो 16 नहीं है। हाँ, यकम जुलाई 16 से शुरू हो गया 30 जून 17, तो 16-17 हमारा साल है, बल्कि यूँ कहना चाहिए 17 वाला हमारा साल है, तो ये हमारे साल में ही है। और 31 मार्च पे काम क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। तो वर्क कंप्लीटेड 31 मार्च 16, ठीक है जी। अब 17 यकम जुलाई से काम शुरू करो, कैपिटलाइज होने वाला इंटरेस्ट को एसेट कॉस्ट में ऐड करना शुरू कर दो यकम जुलाई से, और रोक दो 31 मार्च पे। तो जुलाई अगस्त 6 महीने 31 दिसंबर तक हो गए, और जनवरी फरवरी मार्च 17 वाले में 3 हो गए, तो 6 और 3 9 महीने, 9 मंथ्स। अच्छा जी, अब एक नई चीज़ आई है, एक छोटी सी लाइन है, लेकिन मैंने फ़िलहाल उसको क्या कर दिया है, इग्नोर कर दिया, ठीक है। और मैं अगेन कहानी कहाँ से चला रहा हूँ? कहानी मैं चला रहा हूँ, रिक्वायरमेंट असल में हमारी बन गई है ना, मैं यूँ कर देता हूँ,
ए रिक्वायरमेंट है, ये कैलकुलेट करो, और बी रिक्वायरमेंट है एक्सट्रैक्ट्स बनाओ, ताकि मैं ये भी बता सकूँ ना आपको कि पर्चे के अंदर अगर वो ये वर्किंग हमसे मांग ले तो रिक्वायरमेंट यही वर्किंग बन जाती है ना बच्चों, ठीक है। तो ये है रिक्वायरमेंट नंबर बी, ठीक है। तो अब पहली रिक्वायरमेंट क्या है, कैलकुलेट बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, और उसकी वर्किंग ये मैंने यहाँ पे आपको सिखाई थी, तो वो वर्किंग नहीं है, आज रिक्वायरमेंट ए है। बोरोइंग कॉस्ट, बल्कि यहाँ से लिखो, थोड़ी सी जगह बनाओ, बोरोइंग कॉस्ट्स टू बी कैपिटलाइज्ड। अब सवाल ने डाटा मिलियंस में दिया हुआ है तो हम भी मिलियंस में ही चलेंगे, लेकिन चूंकि छोटी फिगर्स हैं इसलिए मिलियंस के बाद, मिलियंस में मतलब पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद मैंने आपको कहा हुआ है एहतियातन 2 डिजिट यूज़ कर लिया करो। मिलियन में सवाल करो तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट यूज़ कर लिया करो, लेकिन 2 को राउंड कर लिया करो, ठीक है, बस ये एहतियात रखा करो। अच्छा, और उसकी भी कोई ऐसा मसला नहीं है अगर आप राउंड पूरा भी कर दें तो, सिर्फ इसलिए मैं कहता हूँ कि वहाँ पे आपको नहीं समझ लगी तेज़ी में, फिगर्स अगर छोटी हैं तो उस पर को परसेंटेज लग के वो इतनी छोटी हो जाए कि आपको राउंडिंग में 0.3 आ जाए, राउंड करके 0 करना पड़े, तो इसलिए मैं आपको कह देता हूँ कि 2 डेसिमल तक चल लो। अच्छा है, 1 डेसिमल तो कम अज़ कम रुपीज़ इन मिलियंस। जी आप बताइए इसमें क्या आता है, इसमें क्या आता है, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस एटसेट्रा, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, या लोन की कोई कमिटमेंट फ़ी, लोन के लिए कोई कमिटमेंट फ़ी बैंक ने ले ली, या लोन के लिए कोई और लोन चार्जेस अदर देन इंटरेस्ट, अदर देन इंटरेस्ट, कोई भी चार्जेस हैं और वो रिलेटेड किससे हैं, लोन से, तो वो बोरिंग कॉस्ट। नॉर्मली बैंक के साथ दरमियान में एजेंट होता नहीं है, होगा तो बिल्कुल वो भी है, ठीक है, बोरिंग की ही कॉस्ट है। तो इसलिए मैं आपको अर्ज़ कर रहा था, ध्यान ये रखना है कि ये बोरिंग कॉस्ट है। भाई ने एक बात कर दी, मेरा दिल डर गया उस वक्त से, भाई ने, मैंने जब कहा कॉस्ट ऑफ एसिड तो भाई ने कहा लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, नहीं, अगर सवाल में उसने सिर्फ बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज मांगी है, कॉस्ट ऑफ एसिड मांगी ही नहीं है, तो लोन प्रोसेसिंग चार्जेस को एसिड की कॉस्ट का पार्ट समझने वाले भाई की इस रिक्वायरमेंट के अंदर लोन प्रोसेसिंग चार्जेस आएंगे ही नहीं, तो एक इम्पॉर्टेंट नंबर मिस कर देगा वो। तो ये नहीं है, अल्टीमेटली तो इसने कॉस्ट में शामिल हो ही जाना है, लेकिन मसला ये है ना कि सवाल के अंदर हो सकता है वो रिक्वायरमेंट ही सिर्फ ये पूछ ले जैसे इस सवाल में पूछा हुआ है, फिर क्या करेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए जहन में रखो। और दूसरी चीज़ क्या होती है, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन, ऑन स्पेसिफिक लोन्स। क्या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। एक लोन से आपका बिल्डिंग का काम नहीं चल रहा था, आपने स्पेसिफिकली एक नहीं 2 लोन ले लिए, लोन्स हो सकते हैं। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन, ये सबसे आसान नंबर हमारे पास हुआ करेंगे, स्टार्ट जो यहीं से लिया था, 2 मिलियन का लोन लिया है और 10% उस पर इंटरेस्ट रेट है और 9 मंथ्स निकाल आए हैं, ऐसे करके ये इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन की फिगर निकल आती है। क्या ख्याल है, तो ये तो निकल सकती है, ठीक है। तो 2 मिलियन इंटू 10% इंटू 9/12, और ये कौन से 9 मंथ्स हैं, वो जो यकम मार्च से 31 अक्टूबर तक बन रहे हैं, यकम नवंबर तक कह लें, ठीक है। आंसर नहीं लिखना अभी, वो एंड पे अब लिखेंगे एक बार, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 1 2 3 4 लाइनें, 3-4 लाइनें छोड़कर तीसरी चीज़ क्या मैंने बताई है, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन, ये इंशाल्लाह आज उम्मीद तो है इसकी मैं डिस्कशन शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल लोन्स, लेकिन ये फ़िलहाल सवाल के अंदर है नहीं, ये भी फ़िलहाल सवाल के अंदर है नहीं, अभी तक सिर्फ हम ये पढ़ रहे हैं। हाँ, इसके अंदर एक नई चीज़ आ गई है, बस उसका इंतज़ार है। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट नंबर ए थी, ठीक है बच्चों। और उसके बाद मैंने आगे रिक्वायरमेंट बी ऐड कर दी,
नहीं, बल्कि उसने ए के अंदर ही कहा हुआ था कॉस्ट ऑफ एसेट भी निकाल दो, तो कॉस्ट ऑफ एसेट भी निकल आती है। फिर उसके बाद मैंने बी रिक्वायरमेंट ऐड की, नहीं मुझे तो इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट भी बना दो, और उसके लिए ज़रूरत थी लाइफ की, तो मैंने वो भी दे दी ताकि डेप्रिशिएट कर सको आप। और अगर मैं लाइफ ना देता तो आप डेप्रिशिएट नहीं कर सकते थे, तो बस फिर एसेट बुक वैल्यू पर वही बुक कॉस्ट पर ही लिखना पड़ना था आपको। तो इसलिए मैं कहता हूँ आप ये जब पूछते हैं ना सर अगर ऐसा हो, भाई अगर ऐसा होगा तो मगर सवाल भी चेंज होगा। तो सवाल देखो मैंने थोड़ा सा बदला है, तो रिक्वायर्ड चीज़ें मुझे देनी पड़ी हैं, तो एग्जामिनर अगर सवाल बदलेगा तो उस हिसाब से जो चीज़ें चाहिए वो आपको दे देगा वो सवाल। इसलिए बस जैसे चल रहे हो चलते रहा करें, ठीक है? ठीक है भाई, क्या हाल है आप? ठीक है, अच्छा जी। अब ये तो फिगर निकल आई है, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, एक नई मुसीबत पड़ी आकर। मुसीबत क्या है, यूँ कह लें कि किसी कहने वाले ने ये कहा कि यार देखो आपने 2 मिलियन का लोन लिया है आज, किस दिन, 1 जुलाई को, और इस दिन आपने सिर्फ 0.8 मिलियन पे किया। अब ये स्पेसिफिक लोन है, ये आप कहीं और इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। स्पेसिफिकली आपने इस प्रोजेक्ट के लिए लिया है तो इसको अलग बाल्टी में रखा होता है, टोकरी मंगवा के अलग ये पैसे रखे होते हैं कि कहीं इनमें से कोई पैसा किसी और बिजनेस यूज़ में ना लग जाए, नहीं करते। स्पेसिफिकली लिया जो बिल्डिंग के लिए। तो अब किसी कहने वाले ने कहा अक्लमंद तो नहीं हो तुम लोग, अक्लबंदो, जुलाई 1 को आपने 2 मिलियन का लोन लिया और जुलाई 1 से आपने उस पर इंटरेस्ट बैंक को पे करना है। अब जाहिर है कॉस्ट पड़नी शुरू हो गई आपको, लेकिन आपने जुलाई 1 को इसमें से यूज़ सिर्फ 0.8 मिलियन किया है। 1.2 मिलियन, 12 लाख रुपया आपके पास फारिग पड़ा है, और वो जुलाई में भी फारिग है, अगस्त में भी फारिग है, सितंबर में भी फारिग है, अक्टूबर में भी फारिग है, और फिर नवंबर में जाके आपने उसमें से मज़ीद कुछ यूज़ किए। तो ये जो 4 महीने आपके पास पैसे फारिग पड़े रहे, क्यों ना आप इनको कहीं पर इन्वेस्ट कर दो। फारिग पड़े हैं किसी ऐसी जगह शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करो। अब ये सवाल ना पूछ लेना सर वापस ना मिले तो, ओ भाई नहीं, मतलब जाहिर सी बात है उस हिसाब से करेंगे ना। देखें जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की जाती हैं उन पे इंटरेस्ट रेट, रिटर्न रेट ज़्यादा होता है, जो शॉर्ट टर्म होंगी उन पे रिटर्न रेट कम होगा। तो कोई नहीं, ज़्यादा की तरफ ना जाओ, कम की तरफ चले जाओ, लेकिन ऑन डिमांड भी डिपॉजिट्स होते हैं। बैंक वालों को आप कहते हैं ये रख लें पैसे, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं निकाल लूँगा, तो जितना अरसा पड़े रहेंगे उतना अरसा वो इंटरेस्ट उस पर देता रहेगा बैंक, ठीक है। लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए निकल सकेंगे। तो खैर किसी ने ये कहा इनको कि यार देखो 4 महीने ये पैसे फारिग रहेंगे, तो कहीं ना कहीं और इन्वेस्ट करके उस पर इन्वेस्टमेंट इनकम कमा लो। ज़रूरी नहीं है कि वो इंटरेस्ट ही कमा रहे हो किसी बैंक में रख के, हो सकता है वो कहीं और इन्वेस्ट करके इन्वेस्टमेंट इनकम कमा लें। बहरहाल ये फारिग पैसा 4 महीने बिल्कुल 12 लाख फारिग पड़ा रहना है, तो 12 लाख को 4 महीने के लिए कहीं इन्वेस्ट कर दो, उससे इन्वेस्टमेंट इनकम आ जाएगी। फिर ठीक है आपने 1 नवंबर को उसमें से 0.6 और 6 लाख और निकाल लेना है। 6 लाख फिर भी पड़ा होगा, वो 6 लाख कितना अरसा पड़ा रहेगा, नवंबर दिसंबर 2 महीने, फिर जनवरी में जाके उसमें से 2 लाख पे होना है, 4 फिर पड़ा होगा, वो जनवरी और फरवरी का महीना पड़ा रहेगा। तो जब जब ये फारिग पैसा आपके पास पड़ा रहे तब तब आप उसको इन्वेस्ट कर लो, इन्वेस्टमेंट इनकम कमा लो। फारिग पैसा पड़ा हुआ है, कॉस्ट तो बैंक को इंटरेस्ट वाली पे करनी हो तो पड़ रही है, तो फारिग पैसे को कहीं यूज़ कर लो, थोड़े से पैसे ही बचा लो, थोड़े से एक्सपेंस को ही कम कर लो। अब देखो अगर ये लोन स्पेसिफिकली इसी बिजनेस इसी प्रोजेक्ट के लिए लिया गया है तो इसकी कॉस्ट को हमने एसेट में ऐड किया है, तो अब इसी स्पेसिफिक लोन में जो फारिग पड़े होने की वजह से इन्वेस्टमेंट इनकम आ गई है, तो क्या उसको भी एसेट में से ही लेस नहीं करना चाहिए? मुनासिब बात भी यही है, मुनासिब बात भी यही है, क्योंकि हम और ये ना इन्वेस्टमेंट इनकम वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ इस स्पेसिफिक लोन पे लगता है और कहीं पे नहीं लगेगा, जनरल लोन पे नहीं लगेगा। क्यों? हम कहते हैं जी वो फारिग ही नहीं है, इधर नहीं यूज़ होगा तो कहीं और यूज़ हो जाएगा। इक्विटी में पैसे पड़े हैं, रिटेन्ड अर्निंग में पड़े हैं, हमारे पास बिजनेस में रिटेन्ड प्रॉफिट्स पड़े हैं, हाँ भाई इधर नहीं करेंगे तो कहीं और कर लेंगे, नई फैक्ट्री लगा लेंगे, नई प्रोडक्ट खरीद लाएंगे, स्टॉक खरीद के आगे बेच देंगे, वो तो 100 यूजेज हैं, वो स्पेसिफिक नहीं है। तो फिर ये इन्वेस्टमेंट इनकम का कॉन्सेप्ट मैंने आज ये बड़ी अहम बात पहले दिन ही कर दी। ऑनलाइन वालों लेक्चर जो ले रहे हो अल्लाह आप लोगों को ज़ाय खैर दे, उनके लिए भी ये ऐलान बहुत ज़रूरी है, बड़ी अहम बात कर रहा हूँ मैं, बाद में जाके मसला होता है इसमें। क्या इन्वेस्टमेंट इनकम का कॉन्सेप्ट सिर्फ किस पे है? स्पेसिफिक लोन पे, क्योंकि यही वेला पड़ा है। जनरल लोन वो तो जनरल पर्पस लोन होगा, आज पढ़ते हैं
वो तो किसी भी इस्तेमाल के अंदर हमने यूज़ कर लेना होता है, बिजनेस के किसी भी यूज़ में आ सकता है, तो वो वेला नहीं होता, इधर नहीं यूज़ करोगे तो कहीं और हो जाएगा, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट इनकम का कॉन्सेप्ट सिर्फ कहाँ पे अप्लाई होता है, स्पेसिफिक लोन में। अब स्पेसिफिक लोन अगर लिया तो उसका इंटरेस्ट एसेट की कॉस्ट में ऐड कर रहे हैं, तो अगर वो वेला पड़ा था कहीं इन्वेस्ट किया तो उससे इनकम आ गई, तो उसको एसेट की कॉस्ट में से लेस करना चाहिए, ठीक है। अब हम ये ऐड लेस अलग अलग भी कर सकते हैं, यहाँ पर इसको ऐड कर दें और लेस कर दें इन्वेस्टमेंट इनकम ऑन स्पेसिफिक लोन या फ्रॉम सरप्लस फंड्स ऑफ, मैं पूरा नहीं लिख रहा, फ्रॉम सरप्लस फंड्स ऑफ स्पेसिफिक लोन नहीं लिख रहा, जरूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट इनकम ये मैं यहाँ पे माइनस कर दूँ। लेकिन इससे बेहतर जो अप्रोच अकाउंटेंट्स कहते हैं यूज़ की जा सकती है वो ये है कि आप इनर कॉलम में यहाँ पर लिखो एक्सपेंस, यहाँ पर लिखो इनकम, इनको करो नेट और नेट में एक फिगर ले जाकर ऐड कर, यानी ये नेट इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन हमने ऐड करना, ठीक है। सही है ना, ये बात समझ आ रही है। अब मामला तो सारा सही चल रहा था, बस इसके लिए हमें थोड़ी सी वर्किंग एक नई करनी पड़ जानी है। वर्किंग क्यों करनी पड़ जानी है, सोच के बताओ। आसान सवाल है, वैसे तो ज़बानी हो रहा है ये, लेकिन ये आसान सवाल ये है, ये वाला आसान है ना, आगे तो आसानियाँ नहीं है, आगे तो 7600 चीज़ें आ रही होंगी। इधर से लोन आ रहा है स्पेसिफिक, उधर से जनरल लोन भी पड़ा हुआ है, उधर से घर से ओनर्स पैसे भी लेके आ रहे हैं, फिर किस्तें भी जा रही हैं, फिर इंटरेस्ट, पता नहीं क्या कुछ हो रहा होगा। तो बैलेंस कितना पड़ा हुआ है स्पेसिफिक लोन का, ये आसानी से नहीं निकल सका करेगा, निकालने के लिए कोई वर्किंग करनी पड़ेगी। तो अब वर्किंग हमेशा हम आसान सवाल में सीखते हैं और फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता मुश्किलों की तरफ लेके जाते हैं। तो ये जो इन्वेस्टमेंट इनकम के बारे में आपको बताया कि ये 20 लाख लिया था, जिसमें से 8 लाख पे कर दिया, तो 12 अवेलेबल हुआ, 4 महीने रहा, ज़बानी बताया था, ठीक है। इसका एक तरीका बना लेंगे, फिर 12 में से 6 गया, 6 अवेलेबल रहा जी इतने महीने, फिर 6 में से 2 गया, 4 रहा जी इतने महीने, फिर 4 भी गया तो कुछ नहीं रहा। तो ये जो इन्वेस्टमेंट इनकम निकालनी है, इसके लिए जो बैलेंस अवेलेबल है स्पेसिफिक लोन का सरप्लस, वो कैसे निकाला करेंगे, उसके लिए हम एक वर्किंग किया करेंगे। उस वर्किंग का नाम है रिसीट पेमेंट स्केड्यूल। क्या नाम है जी, रिसीट पेमेंट स्केड्यूल। तो वर्किंग हो रही है जी, ये रिक्वायरमेंट नहीं है, माजरत के साथ, ये क्या है, वर्किंग। इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट यहाँ करके बन जाएगी जी, ठीक है। वर्किंग नंबर 1, पहली वर्किंग ओपन हुई, और ये वर्किंग का नाम क्या है जी, रिसीट पेमेंट स्केड्यूल। इसमें सिर्फ क्या लेंगे आप, रिसीट्स और पेमेंट्स, ठीक है जी। जो पैसे आएंगे, जो पैसे जाएंगे। लेकिन वो पैसे जो इंटरेस्ट लोन जो स्पेसिफिक लोन के आएंगे, और वो पैसे जो स्पेसिफिक लोन के वापस जाएंगे, या वो पैसे जो स्पेसिफिक लोन के इंटरेस्ट के लिए पे किए जाएंगे, यानी कि स्पेसिफिक लोन का आना, उसका वापस जाना और उसकी इंटरेस्ट की पेमेंट वगैरह, वो इस स्केड्यूल में आएगा, एक चीज़। दूसरी चीज़, सारी कंस्ट्रक्शन पेमेंट्स इसमें आएंगी। आपने कोई मैप फ़ी पे की है, कंस्ट्रक्शन फ़ी के अंदर कोई एडवांस पे किया है, कोई बाद में आपने ये ऐसे किस्तें पे कर रहे हैं, पे की हैं, ये सब कुछ आएगा जी। वो भी सिर्फ स्पेसिफिक से। जनरल लोन का तो रूल पढ़ाऊंगा ना, जनरल लोन में से पैसे निकालेंगे तो ज़रूर, इसका कॉलम यहाँ बनेगा, लेकिन जनरल लोन का रिसीट आना, जनरल लोन का पेमेंट जाना, जो जनरल लोन का इंटरेस्ट पे होना, वो इधर नहीं आता। तो इसके लिए मैं बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता सीख भी जाएंगे, आज तो पहला दिन। रिसीट पेमेंट के अंदर फिलहाल मोटी मोटी जो बातें आनी है वो तो सुन लो। मोटी मोटी बातें क्या आनी है, स्पेसिफिक लोन आया, स्पेसिफिक लोन रीपे हुआ, हमारे सवाल में आज नहीं है, शायद आज आए भी ना कल आए। स्पेसिफिक लोन का आना, स्पेसिफिक लोन का रीपे होना, स्पेसिफिक लोन के इंटरेस्ट का पे होना। कौन से लोन का, स्पेसिफिक। उसके बाद कंस्ट्रक्शन की सारी पेमेंट्स, ठीक है, ये किस में आएंगी, इस रिसीट पेमेंट में, ओके। बाकी इंशाल्लाह इसमें कॉलम तो स्पेसिफिक लोन का भी होगा, जनरल लोन का भी होगा, इक्विटी का भी होगा, देख लेंगे आहिस्ता आहिस्ता, फिलहाल जो सिर्फ स्पेसिफिक लोन है, ओके। अब इस रिसीट पेमेंट स्केड्यूल के अंदर डेट का कॉलम होगा, डिस्क्रिप्शन, एसेट ड्रिवन सरप्लस प्रॉफिट एंड लॉस, नहीं भाई नहीं, और स्पेसिफिक लोन। स्पेसिफिक लोन्स
और ये इम्पॉर्टेंट कॉलम होगा हमारा बैलेंस। ठीक है जी। अच्छा, अब आने वाले दिनों में बस यहीं पे चीज़ें ऐड होनी है। स्पेसिफिक लोन है ना, ऐसे ही जनरल लोन आ जाएगा और फिर बैलेंस। इक्विटी आएगी, घर से ओनर लाएंगे पैसे, तो इक्विटी आएगी, स्पेसिफिक लोन आएगा, जनरल लोन आएगा, बैलेंस। तो बुनियाद यही है जिसके ऊपर अब आगे इमारत खड़ी होनी है। ठीक है, अल्लाह करे सारे लेक्चर ले लें। अच्छा जी, अब ये रिसीट पेमेंट स्केड्यूल जो बनाना है, इसके लिए आपने 2 काम करने हैं। ठीक है, पहला काम, आपने जितनी रिसीट पेमेंट्स आपको मैंने बताई हैं, सवाल में हमारे होंगी, जितनी भी रिसीट पेमेंट्स हैं उनको आप नंबरिंग कर लेंगे। और दूसरा, इसको आप लेटर डेट से बनाया करेंगे। किससे बनाया करेंगे जी? लेटर। लेटर कौन सी? ये वाली लेटर, यानी 1 जुलाई से स्टार्ट करेंगे। अभी तो ये सवाल सेम है, इसके अंदर तो सेम है, जिनमें डिफरेंट होगी उसमें भी आपने लेटर वाली रखनी है। वो कैसे रखेंगे इंशाल्लाह सवाल में जब आएगा तो देखेंगे ना। फिलहाल तो 1 जुलाई से स्टार्ट करेंगे। और पहला काम क्या करना है, सवाल में जितनी रिसीट पेमेंट्स हैं उनको नंबरिंग कर लेनी है डेट वाइज। क्या करना है जी? तो 2 काम मैंने कहा, 2 एहतियातें कर लेना। एहतियात नंबर 1, डेट वाइज नंबरिंग करो। इसको बनाने से पहले डेट वाइज नंबरिंग ऑफ ऑल रिसीट्स एंड पेमेंट्स। एंड पे नज़र आ रहा है भाई? कैमरा वालों को नज़र आ रहा होगा, आमिर भाई? हाँ भी सर, आप एंड पे बैठे हो, बाकी तो आजकल एना की एंड है। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 में 16 बच्चे फिर भी आ गए हैं। वो मना किया हुकूमत ने, की कर दो सर, ये पैदल ही तो आए हैं, पिछली गली में तो हम रहते हैं। ठीक है, उनका मकसद तो यही है ना कि ट्रैफिक को थोड़ा बंद किया जाए। फिर अल्लाह ने बारिश भी दे दी आज, हो सकता है आज ही ऐलान कर दें आके हमारे वज़ीर साहब के, जी बस कल से ऑन है क्लासेस, सारे आ जाना फिर। ठीक है, ओके। डेट वाइज नंबरिंग ऑफ ऑल रिसीट्स एंड पेमेंट्स। कुबे वाली लत लग गई वैसे उन्होंने, है ऊपर से बारिश हो गई, उन्होंने कहना लो जी देखा, हर हफ्ते ही ना कर दें फिर। डेट वाइज नंबरिंग ऑफ ऑल रिसीट्स एंड पेमेंट्स, और उसके बाद स्टार्ट दिस रिसीट पेमेंट स्केड्यूल फ्रॉम लेटर डेट। लेटर डेट का मतलब वो जो वर्किंग में हमारी लेटर ऑफ वाली डेट होती है। ठीक है ना, किसी बाहर वाले बच्चे ने जब ये पढ़ना है तो उसको क्या पता कि लेटर डेट क्या है, लेकिन आपको तो पता है ना, इसलिए मैंने पूरी बात नहीं लिखी। ओके, अच्छा, ये जो बात है ना, ये वाली, ये पॉइंट नंबर 2 जो है, ये एक जगह जाके बिल्कुल शायद आखिरी सवाल या सेकंड लास्ट सवाल में एक जगह जाके इसने गलत भी होना है, गड़बड़ भी होना है। और वो गड़बड़ जो होगा वो आपको खुद इंशाल्लाह समझ भी आ जाएगा, उसकी क्या सिचुएशन हो सकती है। तो जब होगा तब देखेंगे, ओके। वरना बाकी सवालों के अंदर आपका ये काम चलेगा, ऐसे ही चला लेंगे। फिलहाल तो ज़रूरत ही नहीं है इस दूसरे की, फिलहाल तो सिर्फ पहला काम करना है। तो आओ नंबरिंग करते हैं। सर इस सवाल में क्या नंबरिंग करनी? भाई करो नंबरिंग, आसान सवाल में नंबरिंग करोगे तो मुश्किल में होगी। ठीक है, अच्छा भाई, ये हमें कैसे पता चला अभी ये इन्वेस्टमेंट इनकम निकालनी है, रिसीट पेमेंट बनाना है? सिर्फ ये देखो, सिर्फ इस लाइन की वजह से, ये लाइन सवाल में ना होती तो हमारा सवाल ख़त्म था। ये लाइन सवाल में आ गई, सरप्लस फंड्स आर इन्वेस्टेड, ये मुसीबत पड़ी अब। ये छोटी सी लाइन है, वरना सवाल ख़त्म था। सवाल क्यों ख़त्म था? बस यही मेरा इंटरेस्ट था और कुछ था नहीं, यही ऐड करना था कंस्ट्रक्शन पेमेंट्स में, ये ऐड करके अल्लाह लाते खैर सल। ठीक है, अच्छा जी, चलें, अब क्या हो सकता है, जो होना था वो तो हो गया, अब नंबरिंग कर सकते हैं जी। डेट वाइज ये 2 मिलियन 1 जुलाई को आया है, नंबर 1। लेकिन इस लोन के आते ही 1 जुलाई को ये 8 मिलियन पे भी हुआ है। मैंने रिसीट पेमेंट की बात की, वर्क स्टार्ट हो या ना हो, रिसीट पेमेंट हमने किसको नंबर करना है? अब दोनों ही एक दिन आ गए तो मैंने 1 ही लगाना है, जाहिर सी बात है, लेकिन एक को 1A कर दूंगा, दूसरे को 1B। लोन रिसीव्ड और फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट। आगे बढ़ें जी, कंस्ट्रक्शन व स्टार्ट 1 जुलाई के ऐड। आगे क्या होगा जी? सेकंड पेमेंट 1 नवंबर को है, थर्ड पेमेंट 1 जनवरी को है 17 में, और फोर्थ पेमेंट, ये इतना सिंपल नहीं होता ना सवालों में, तो मुश्किल होगा। एक लोन आएगा
फिर उसकी किस्तें भी जा रही होंगी, फिर कॉन्ट्रैक्टर को भी पैसे जा रहे होंगे, फिर उसके प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट भी जा रहा होगा, फिर कभी जो बीच में मैप भी आ रही होगी, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो नंबरिंग जो है वो वहाँ पे बचाएगी आपको। इस सवाल में तो आसान लगेगा आपको, पहले 2-3 सवालों के अंदर ये बहुत आसान लगेगा। ठीक है जी। जी बच्चों, नंबरिंग हो गई हमारी। बड़े ध्यान से देखो, आसान सवाल में सीखोगे तो मुश्किल में करोगे। नंबरिंग हो गई हमारी। अब इस नंबर के हिसाब से रिसीट पेमेंट के अंदर अपनी रिसीट पेमेंट्स को लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या नज़र आ रहा है जी, 1A पर लोन रिसीव, तो यकम जुलाई 2016 लोन रिसीव्ड कितना, 2 मिलियन। अच्छा, अगर इसी दिन पेमेंट ना हुई होती तो ये 2 मिलियन मैं इधर लिख देता, मैं कहता लो जी बैलेंस है अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट। ये बैलेंस दरअसल क्या निकाल रहा हूँ मैं, अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट, असल में ये निकल रहा होता है अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट, ये बैलेंस है। ठीक है ना। तो बहरहाल हम सिर्फ बैलेंस ही लिखा करेंगे, तो आपको बता दिया। तो अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट 2 होता कब, अगर इस दिन पेमेंट ना होती, लोन आ गया होता और पेमेंट हो सकता है ना, लोन पहले और पेमेंट बाद में हो रही हो, तो 2-3 महीने मिस हो जाते। ठीक है। तो खैर ऐसा ना हुआ, बल्कि इसी दिन क्या हुआ, फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट हो गई। अब जो एहतियात रखोगे यहाँ पर, एहतियात क्या है, वैसे तो इसके बगैर भी चल सकते हो, लेकिन ये एक आसानी होगी जो आप गलती से आपको बचाएगी। वो आसानी क्या है, एक डेट पर जितनी रिसीट पेमेंट्स हो ना, उनको एक डिब्बे में बंद कर लेना और फिर कहना डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में केक, मेरा दोस्त लाखों में एक। ठीक है। तो फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट भी किस दिन हो रही है, यकम जुलाई 16 पर। कितनी है, 0.8, ये कमी है। अब डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में केक, और तो कुछ नहीं है ना, यकम जुलाई को डिब्बा बंद कर दिया मैंने, केक डाल दिया जी, डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में केक। तो एक दिन अगर एक दिन रिसीट्स पेमेंट्स इकट्ठी आ रही हों, 2, 3, 4 जितनी भी हों, उनको एक डिब्बे में बंद कर देना है। ठीक है। और नेट क्या आता है, ये 1.2 जो है ना, ये अब अवेलेबल है फॉर इन्वेस्टमेंट। यही मैंने आपको कहा था ज़बानी, लेकिन मुश्किल सवालों की तैयारी है, वरना इसमें तो ज़बानी भी निकल रहा था। ठीक है। तो 20 लाख लोन आया, 8 लाख उसी दिन हमने ठेकेदार को दिया और 12 लाख हमारे पास अवेलेबल है फॉर इन्वेस्टमेंट। अब ये किस दिन से अवेलेबल हुआ है, यकम जुलाई से, और किस दिन तक रहेगा, जब तक अगली पेमेंट करके ये बैलेंस चेंज नहीं हो जाता। तो यहीं से सारा कुछ निकलेगा। जैसे नंबर 2 पे क्या है, यकम नवंबर 0.6 की पेमेंट, तो यकम नवंबर 2016 सेकंड कंस्ट्रक्शन पेमेंट, वर्किंग है, डैशेस लगा दी जी, 0.6 माइनस हुआ। अब ये देखो, इधर से माइनस नहीं करना, इधर से 1.2 पड़ा था स्पेसिफिक लोन में, बैलेंस स्पेसिफिक लोन का है, इसी को ही इन्वेस्ट करते हैं, इसी को ही इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है ना। अभी तो सिंपल सवाल है, दूसरी चीज़ है ही नहीं। स्पेसिफिक लोन पड़ा था 12 लाख का, इसमें से 6 लाख और पे कर दिया, अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट अब कितना है, ये किस दिन अवेलेबल हुआ है। अब इसका मतलब जो 12 लाख था 1.2 मिलियन, वो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर रहा और यकम नवंबर को चेंज हो गया। तो यहाँ से निकला करेगी, वहाँ बैलेंस पकड़ा, यहाँ से महीने गिरे और इन्वेस्टमेंट इनकम निकाल दी। ये तरतीब होगी। समझ आ रही है? बिल्कुल कोई जल्दी नहीं है, मुझे समझ नहीं आएगी, मैं दोबारा से शुरू कर दूंगा। ये तो देख लेते पेमेंट कहाँ से करते, अगला सवाल ये है। तो फिर कोई जनरल लोन होता, सवाल बदल जाता है ना, कोई इक्विटी पड़ी होती, सवाल बदल जाता है ना, फिलहाल तो नहीं है ना बेटा, सवाल बदलेगा फिर देखेंगे। ये काम होना है, कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं होना। जनरल लोन पहले से पड़ा हो तो वहाँ से पेमेंट हो जाएगी, तो फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट पहले आएगी। लेकिन मैंने आपको कहा लेटर से शुरू करो, तो वहाँ पे देखेंगे ना फिर जाके क्या करना है। लोन ऑलरेडी रिसीव्ड लिख देंगे या कुछ ऐसा कर लेंगे, लोन बाद में आ रहा है फिर तो टेंशन ही कोई नहीं, देखेंगे, सवाल टू सवाल चलेंगे। फिलहाल भाईजान आप आ जाएं, फ़ायदा क्या है इस आने का, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना ये क्लास समझ आनी है, ना दिल करना है कि रिकॉर्डिंग पढ़ूं। जल्दी बैठो, जल्दी बैठो, कोई नहीं, इतना दूर नहीं गए अभी हम, ये नया काम कर रहे हैं हम। ठीक है, नया काम ये कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट इनकम निकालने लगे हैं। लोन स्पेसिफिक जो था वो वेला पड़ा था, सारा इस्तेमाल नहीं हुआ इकट्ठा, तो जितने अरसे वेला पड़ा रहता है, फारिग होता है, हम उसको इन्वेस्ट करके इन्वेस्टमेंट इनकम निकालते हैं, वो निकाल रहे हैं। तो एक चीज़ बना रहे हैं, रिसीट एंड पेमेंट स्केड्यूल। अच्छा जी,
तो वैसे ना मैंने नॉर्मल क्लास वाले टाइम तक वेट किया है थोड़ा सा, तकरीबन 11:15 तक से भी आगे तक वो कल वाला सवाल करते रहे, होमवर्क है ना। हाँ अच्छा जी, ओके जी। 1 नवंबर 2016 पे ये पेमेंट हो गई, 0.6 अवेलेबल है। किस दिन हो गया अवेलेबल? 1 नवंबर को। अब आगे बढ़ते हैं, 1 जनवरी को फिर 0.2 मिलियन पेमेंट हो गई। तो 1 जनवरी 2017 पर थर्ड कंस्ट्रक्शन पेमेंट, यहाँ पर सिर्फ कंस्ट्रक्शन पेमेंट्स आ रही हैं। आने वाले दिनों में यहाँ पे इंटरेस्ट स्पेसिफिक लोन का भी पे हो रहा होगा, स्पेसिफिक लोन की रीपेमेंट। मैंने कहा है कि आपको स्पेसिफिक लोन का इंटरेस्ट, स्पेसिफिक लोन की रीपेमेंट, स्पेसिफिक लोन का आना और कंस्ट्रक्शन पेमेंट्स ये आनी है इसमें मेनली, ठीक है जी। देखेंगे जब आएगा, तो भी आया नहीं है ना, देखेंगे ना फिर कहाँ से लेस करते हैं, आने तो दें जी। 0.2 ज़्यादा समझाना भी सही नहीं होता ऐसे बच्चों को, है ना, अगली बातें पूछते हैं। 0.6 पड़ा था, 0.2 पे हो गया। अब आप कहोगे अगर ये इतना ना, अगर लेट से यहाँ पे 0.8 पे करते तो वो भी आना है, वो आएगा। यहाँ पे 0.6 पड़ा होगा, 0.6 ही यहाँ से निकलेगा, बाकी 0.2 के लिए फिर जनरल लोन यूज़ करेंगे। अब वो क्या है वो सवाल में देगा, वो बताएगा, वो अगली कहानी है। तो अभी तो पहला दिन है भाई, इब्तिदाई इश्क है। आगे के देखिए जी। नेक्स्ट 1 मार्च 17 को 4 मिलियन पे हुआ, तो 1 मार्च 2017 पर फोर्थ कंस्ट्रक्शन पेमेंट हुई और कड़ाका निकल गया लोन का। अब हमें चाहिए क्या था, ये तो वैसे वर्किंग है, हमें चाहिए थी इन्वेस्टमेंट इनकम। अब उसी के लिए मैंने जो है रिक्वायर्ड डाटा निकाल लिया है। मुझे बैलेंस भी अवेलेबल है जो सरप्लस था, और कितने अरसे वो सरप्लस रहा वो भी पता लग रहा है अब, और इन्वेस्टमेंट का रेट सवाल में गिवन है, ठीक है। जैसे 1.2 मिलियन अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट है, किस दिन? 1 जुलाई को। इस दिन ये अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट था, सवाल ने कहा हम इन्वेस्ट कर देते हैं और इन्वेस्टमेंट इनकम कमाते हैं एट द रेट ऑफ 4% पर एनम। तो ये 1.2 जो है 1 जुलाई को इन्वेस्ट होगा, पूरा जुलाई, पूरा अगस्त, पूरा सितंबर और पूरा अक्टूबर। ये आधा भी हो सकता है, कभी हो तो आधा भी होगा तो फिर कोई बात नहीं, 4 नहीं तो 4.5, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल तो पूरे 4 महीने आउटस्टैंडिंग रहा। अब इन्वेस्टमेंट इनकम निकालनी है हमने, इधर देखो। तो इन्वेस्टमेंट इनकम, कितना बैलेंस इन्वेस्ट किया? 1.2 मिलियन। रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इनकम क्या है? 4%। और कितने महीने ये इन्वेस्टेड रहा? अच्छा, इसके कई तरीके हो सकते हैं भाई, ठीक है ना, निकालने वाले कई तरीक़ों से निकालते हैं इसको, हर एक का अपना तरीका, और सारे बिल्कुल सही हैं, हर उस्ताद डिफरेंट तरीके से निकालता है, सबका सही है। हम इससे करेंगे, ठीक है। तो 1.2 आउटस्टैंडिंग रहा, कितने मंथ्स? 4/12, ठीक है। उसके बाद 1 नवंबर को 0.6 इसमें से पे हो गया। जब 0.6 पे हो गया तो बकाया कितना बचा अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट? 0.6। ये 0.6 अब किस दिन अवेलेबल हुआ है? 1 नवंबर को। हमने फिर इसको इन्वेस्ट कर देना है, यानी यूँ समझ लो वो पड़ा रहेगा इन्वेस्टेड, ठीक है। तो वो पड़ा हुआ अभी भी इन्वेस्टेड। अब ये कितना अरसा इन्वेस्टेड रहा? पूरा नवंबर और पूरा दिसंबर। अगली डेट देख के पता लग जाएगा, तो सारा कुछ वहीं से पता लग रहा है हमें, ओके। तो 0.6 मिलियन इंटू 4% इंटू 2/12। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर इन्वेस्टमेंट इनकम यहाँ से निकलेगी। नवंबर दिसंबर की इन्वेस्टमेंट इनकम यहाँ से निकल आएगी। उसके बाद फिर 1 जनवरी को कुछ पेमेंट हो गई और बैलेंस फिर चेंज हो गया। अब ये 0.4 अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट है, 1 जनवरी को अवेलेबल हुआ, पूरा जनवरी और पूरा फरवरी 2 महीने तक ये इन्वेस्टेड रहा। तो 0.4 मिलियन इंटू 4% इंटू 2/12। अब कोई पागल ही होगा जो अलग अलग इनके आंसर लिखकर फिर टोटल करेगा, हम तो कैलकुलेटर पे इकट्ठा ही करेंगे इनको, ठीक है जी। कैसे? इधर देखो, कैलकुलेटर पे लिखो 2 मिलियन इंटू 10% 9/12। अब कैलकुलेटर का काम है, सिर्फ ये बता दो 2 मिलियन इंटू 10% 9/12 कितना?
0.15। अच्छा, उसके बाद ये कैलकुलेटर पे ना अलग अलग करने की जरूरत ही नहीं है, कैलकुलेटर सही जवाब देता है, चेक करो। 1.2 इंटू 0.04 इंटू 4/12, चलते जाओ, प्लस 0.6 इंटू 0.04 इंटू 2/12 प्लस 0.4 इंटू 0.04 इंटू 2/12 इज इक्वल टू, कोई ज़रूरत नहीं है अलग अलग करने की, 0.023। अब रहने देना, 2 डेसिमल तक चलाया था ना आपको, कितना बच गया 0.13। और ये क्या है हमारी बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटल, 1,30,000, 0.13 मिलियन। जी समझ आया? तो नई चीज़ क्या सीखी आज हमने, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन तो कल सीख लिया था। हमने कहा अगर स्पेसिफिक लोन आए और सारा इस्तेमाल ना हो और सवाल में एक चुन्नी सी लाइन डाल दे तो हम पड़ गए मुसीबत में। अब हमें इन्वेस्टमेंट इनकम भी निकालनी पड़ेगी जो सरप्लस फंड्स इन्वेस्ट किए, किसके, जनरल लोन के। जनरल लोन पे ये अप्लाई नहीं होता, याद रखना है, ठीक है, क्योंकि लोन वो लोन जो इस प्रोजेक्ट के लिए स्पेसिफिकली लिया है वो अगर ना इस्तेमाल हो इस प्रोजेक्ट पे तो फारिग पड़ा होता है। जनरल पर्पस लोन्स तो पहले से अक्सर आ रहे होते हैं बिजनेस के पास, और बिजनेस की हर यूज़ के अंदर वो आते हैं, जहाँ कहीं कमी महसूस होती है वहाँ से पैसे यूज़ कर लेती है ऑर्गेनाइजेशन। तो उनको ऐसे नहीं कह सकते कि वो वेले पड़े हैं, वो यहाँ नहीं लगेंगे तो कहीं और लगेंगे, ठीक है। इसीलिए उनका इंटरेस्ट भी इधर ऐड करेंगे इंशाल्लाह थोड़ी देर में, और उसके पीछे कॉन्सेप्ट यही होगा कि अगर ये यहाँ इस्तेमाल ना करते तो कहीं और इस्तेमाल हो जाते, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट लगाकर उसको ऐड करते हैं, ठीक है ना। बहरहाल वो करते हैं, फिलहाल तो ये अच्छा अभी ये लगाएं भाई, कह रहे हैं भाई सही है, अगला काम ही वही करना है, क्या करें अब समझ ही नहीं आ रही जी। यहाँ तक को मसला। अब हमारे पास एसेट की कॉस्ट निकल सकती है क्योंकि ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, ऑलरेडी हमारे पास कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो अवेलेबल थी। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे क्या आती है जी, यहाँ पे भी 3-4 चीज़ें पक्की पक्की याद रख लेना, तो पेपर में उनमें से जो एक आधी आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे क्या आया करती है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट्स। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट्स 0.8 प्लस 0.6 प्लस 0.2 प्लस 0.4। ये मैंने इसलिए किया कि आगे सवालों में कहीं काम आएगी ये बात, ठीक है। और जो बिल वो भेज देता है, पेमेंट हो या ना हो, जो बिल कॉन्ट्रैक्टर भेज देता है वो कॉस्ट का पार्ट बनाना होता है हमने, ठीक है जी। 2 मिलियन। उसके बाद कोई मैप फ़ी, कोई परमिट फ़ी, कोई कंसल्टेंट फ़ी। बस जब कंसल्टेंट कह दिया तो फिर सर्वेयर भी आ गया इसमें। कोई है जी ऐसी कॉस्ट? नहीं है, होती तो वो भी ऐड कर देते, नहीं है, लेकिन याद करवा रहा हूँ। ये इसलिए अलग अलग करवाया है कि अगर वो कॉस्ट ऑफ एसिड मांगेगा तो इसमें ये ऐड करना है, अगर सिर्फ बोरिंग कॉस्ट मांग ले तो ये इधर नहीं ले जाना और लोन प्रोसेसिंग को इधर नहीं ले आना, अलग अलग रखना है दोनों को, ठीक है। ये नज़र नहीं आ रहा मुझे लगता है बच्चों को। सेकंड क्या था जी, मैंने क्या लिखा था जी, परमिट फ़ी या मैप फ़ी या कंसल्टेंट फ़ी या भाई का आर्किटेक्ट कहीं नहीं रुक रहा, सर्वेयर, वो फीस वगैरह वगैरह, ठीक है। यानी कोई ऐसी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट जो IAS 16 ने कही थी कि ज़रूरी कॉस्ट को एसिड कॉस्ट में ऐड करो, वो करनी है, नहीं है सवाल में फ़िलहाल। और तीसरी चीज़ जो हमने पढ़ ली वो है जी, ये IAS 16 ने कहा था, ये IAS 23 ने कहा, तो या IAS 16, चलो ठीक है पता है, बोरोइंग कॉस्ट्स टू बी कैपिटलाइज। अब यहाँ नहीं लिखना टू बी कैपिटलाइज, तो ये थी अब हो रही हैं कैपिटलाइज, कॉस्ट में ऐड हो रही हैं, तो नाउ कैपिटलाइज्ड बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज, कितना जी 0.13। ऊपर ही नज़र आ रहा है, रिक्वायरमेंट में वर्किंग का रेफर करने की ज़रूरत तो है नहीं। 2 पॉइंट ये हमारे पास आ गई जी कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है जी। ये आपका ओरिजिनल सवाल था जो ख़त्म हुआ, और अब मेरी तरफ से सवाल शुरू हो रहा है एडिशनल। मैं क्यों बार बार अलग अलग करके बता रहा हूँ, पर्चे के अंदर रिक्वायरमेंट पढ़ना खुदा रहा। एक्सट्रैक्ट्स मांग लिए, आप सिर्फ इतना काम करके आ गए तो भी रह जाएंगे आप। एक्सट्रैक्ट से नहीं मांगे, सिर्फ इतना काम मांगा
तो अगला काम करने से नंबर कटेंगे तो नहीं, लेकिन टाइम वो ज़ाया हो जाएगा जो अगले सवाल के आसान नंबरों के लिए आपके पास था, और एंड पे पर्चा पूरा ना होने की वजह से भी आप रह जाएंगे। तो दोनों चीज़ें खतरनाक हैं। रिक्वायरमेंट को ना समझना, ये दो धारी तलवार है जो आपके ऊपर फिर जाती है, छुरी है बल्कि जो फिर जाती है रिक्वायरमेंट, ठीक है। ना पढ़ें तो ना पढ़ने के दो नुकसान, नहीं समझ आया क्या बताना है तो नंबर कट गए, समझ आ गया है क्या बताना है लेकिन तेज़ी में ये नहीं देखा कि सिर्फ क्या बताना है, तो जो एडिशनल बताया उसने जो टाइम ज़ाया किया उससे अगला पर्चा सॉल्व ना हुआ तो भी आप रह जाएंगे। तो ध्यान से पढ़ा करें रिक्वायरमेंट को, ठीक है। सवाल की रिक्वायरमेंट ख़त्म हो गई है, आमिर भाई का भी बर्दाश्त ख़त्म हो गई है, पार्ट 2 शुरू कर दें जी।